Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is money. So बेटा मनी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ थोड़ा सा आपके साथ। 2 वीडियोस इसकी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें आपको मनी की इंट्रोडक्शन और बाटा सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। आज देखते हैं आगे हमने क्या करना है। So now we will discuss what are the various forms of money. मनी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या क्या मनी है, ठीक है। तो वो फॉर्म्स ऑफ मनी है बेसिकली एक आपकी फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी भी है होती है और दूसरी आपकी फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी होती है। अब बचे ये फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी पहले हम डिस्कस कर, ठीक है। फिएट मनी बेसिकली वो मनी रेफर्स टू द मनी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स फिएट मनी वो मनी होती है जो हमारी जो करेंसी एक कंट्री में जो अथॉरिटी उसको इशू करती है, वो जो मनी इशू करती है उस मनी को हम फिएट मनी कहते हैं। ये जो मनी उसमें फिएट मनी जो होती है इसके बीच में कॉइन्स एंड नोट्स दोनों आते हैं। इसका मतलब जो हमारी ये इंडिया में रिज़र्व बैंक जो आपके करेंसी इशू करती है, नोट्स इशू करती है और आपकी गवर्नमेंट जो है या आपकी जो गवर्नमेंट ये इशू करती है कॉइन्स इशू करती हैं, वो सारे के सारे आपके फिएट मनी में आ जाते हैं। और ये जो फिएट मनी जो आपकी होती है उसके बीच में ये सारे नोट्स एंड कॉइन्स आएंगे, वो नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं जो आपके विच आर रेडीली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिनको एक्सचेंज करके आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका फिएट मनी। अब बारी आती है हमारी फिड्यूशरी मनी की। अब फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी बेसिकली आपकी वो मनी होती है विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पेई। फिड्यूशरी मनी एक वो मनी होती है जिसके बीच में आपकी कि एक इंसान ने ए ने पैसा लेना है और बी ने पैसा देना है, जिस मोड से वो पैसा ले रहे हैं और दे रहे हैं इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण जो आपकी मनी एक्सचेंज हो रही है, जो इस मीडियम से वो एक्सचेंज हो रही है उसको हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं। इसके बीच में जैसे आप मान लो अगर ए कहता है कि मैं बी को पेमेंट करूँगा बट मैं कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई विल पे थ्रू चेक। सो ये जो चेक है ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों के बीच में, पेयर एंड पेई के बीच में, कि ये जो चेक इशू करेगा ए वो बाउंस नहीं होगा और वो ऑन टाइम देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आपको मैंने मीडियम बताया है। फिड्यूशरी मनी में एक कोई ऐसा मीडियम होता है जिसके कारण हम मनी एक्सचेंज करते हैं, और फिएट मनी में हम डायरेक्टली जो उसके नोट्स एंड कॉइन्स जो हमारी इशूइंग अथॉरिटी ने इशू किए हैं वो हमने एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स नेक्स्ट कम्स फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है, इट इज़ अ मनी, ये आपकी एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, जो आपकी फुल बॉडीड मनी होती है ये कॉइन्स की फॉर्म में ही होती है, इसके बीच में नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि सिर्फ कॉइन्स होंगे, इसमें नोट्स नहीं होते हैं। और ये एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये इसमें एक ऐसी मनी होती है जिसके बीच में आपकी कॉमोडिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू योर मनी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होती है। अब ये बोलोगे आप बेटा, अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे होता है? अब ये देखो, इफ़ यू गो इन टू योर पास्ट, अब जैसे आप लोग तो तब नहीं थे, पर अगर आप अपने कभी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो उनको पता होगा या आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आपको उससे पता चल जाएगा। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम क्या होता था, उस टाइम आपके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स होते थे। तो वो जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स होते थे उनकी वैल्यू तो उतनी थी ना, 1 रुपी है ना, बेशक वो गोल्ड का बना था बेशक वो सिल्वर का बना था, तो उनकी वैल्यू तो 1 रुपी थी ना। जब आप जो एक्सचेंज करते थे वो तो आप 1 रुपये में ही एक्सचेंज करते थे ना। ये तो नहीं है ना कि वो चांदी का सिक्का है तो उसकी कीमत ज़्यादा है या वो सोने का सिक्का जो उसकी कीमत ज़्यादा है, नॉट लाइक दैट। कॉमोडिटी की वैल्यू कोई नहीं होती थी उस टाइम, मतलब इस जो फुल बॉडीड मनी में
वो होता है कि जो आपकी कॉमोडिटी की वैल्यू नहीं देखी जाती है, सिर्फ आपकी मनी की वैल्यू देखी जाती है, वो 1 रुपये में ही एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों डिफरेंट होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो लोग क्या करेंगे, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स थे तो उनको मेल्ट करा के नहीं बेच लेंगे, तो उसमें उनको ज़्यादा मिल जाएगा मनी से, मॉनेटरी इनकम से। 1 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा उनको सोना या चांदी पिघला के मिल जाएगा। सो फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू की वैल्यू सेम होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसके बीच में आपकी जो अभी जैसे हमने कॉमोडिटी और मनी वैल्यू की बात की है, वही बात दोबारा कर रहे हैं। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, और फुल बॉडीड में कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर होती है। अब आप देखो क्रेडिट मनी में आप बोलोगे कि मनी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। अब ये देखो, अब आज का टाइम देखो, इन टूडेज़ टाइम जो कॉइन्स किसके बनते हैं, अलॉय के बनते हैं। अलॉय की, उस अलॉय की वैल्यू जो है आपकी कॉइन की प्रिंटेड वैल्यू से कम होती है। मान लो एग्जांपल दे रही हूँ आपको 1 रुपये कॉइन का, 1 रुपये कॉइन का जो आपका मेटल अलॉय मेटल है उसकी वैल्यू 1 रुपये से कम है। ठीक है ना, उस केस में क्या है, कॉमोडिटी वैल्यू आपकी कम है बट आपकी मनी वैल्यू ज़्यादा है। पर अगर आप वो कॉइन को एक्सचेंज करोगे आपका 1 रुपये में एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो क्रेडिट मनी में क्या होता है, आपकी मनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। और फुल बॉडीड मनी में क्या होता था, कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर होती थी। किसी केस में भी आप देख लो, हमने फुल बॉडीड मनी पढ़ा है और क्रेडिट मनी पढ़ा है, दोनों केस में किसी भी केस में ऐसे नहीं होता है कि आपकी कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होगी और मनी वैल्यू कम होगी। अगर ऐसा हो जाए, अगर आपकी कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है मनी वैल्यू से, तो उस केस में तो आपकी मनी वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं रही, 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आप तो सीधा कॉइन्स को पिघलाओगे, मेल्ट करोगे, उससे मनी जनरेट करोगे। सो वो जो 1 रुपये का जो कॉइन है डेट इज़ ऑफ नो यूज़। इसलिए आपकी जो कॉमोडिटी वैल्यू होती है या तो वो मनी वैल्यू के बराबर है या उससे वो कम है। ठीक है, सो ये आजकल जो आपका अब CBSE ने ट्रेंड शुरू किया है MCQs का, MCQs में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि फुल बॉडीड मनी में कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू में क्या रिलेशन है, और आपकी क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू में क्या रिलेशन है। इसको कैसे भी घुमा के आ सकता है कि क्रेडिट मनी में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होती है या मनी वैल्यू। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आपकी कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, या वो मनी वैल्यू के इक्वल होगी या वो मनी वैल्यू के कम होगी। ठीक है, हमेशा आपकी मनी वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉमोडिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बेटा। सो नाउ कम सप्लाई ऑफ मनी। पहली चीज़, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है या आपका सप्लाई या आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट पहले आप चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हो। सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी इज़ ऑलवेज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज़ नेवर अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में पेपर में आ सकता है कि ये आपका हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब सप्लाई ऑफ मनी आप बोलोगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा तो आता जाता जा रहा है, रुकता तो है नहीं कभी भी। बट ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है, ये सप्लाई ऑफ मनी हम लेते हैं सिर्फ जो लोगों के पास, जो एक कंट्री में लोग रहते हैं, उन लोगों के पास एक टाइम पे कितना पैसा है वो हम लेते हैं। इस चीज़ के बीच में आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी में हम 2 चीज़ें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते हैं। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं, एक तो है मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकों में पैसा पड़ा है वो नहीं हम देखते,
और जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, स्टॉक है, वो हम नहीं देखते हैं। वो दोनों चीज़ें हमने नहीं लेनी है, स्टॉक जो गवर्नमेंट के पास है और स्टॉक जो बैंक्स के पास पड़ा है मनी का। अब आप बोलोगे कि मैम ये दोनों चीज़ें हम नहीं लेते, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को पता होंगी, तभी आपके एमसीक्यूज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बच्चे, अब ये जो आपका स्टॉक बैंकिंग सिस्टम में और जो गवर्नमेंट के पास होता है, वो स्टॉक मनी का कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं उस सप्लाई ऑफ मनी में। वो इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये जो बैंकिंग सिस्टम है आपका और जो आपकी गवर्नमेंट है, दीज आर बेसिकली द सप्लायर्स ऑफ द मनी। यहीं से हमें इन लोग जनरल पब्लिक को मनी सप्लाई होती है। बैंक से आपको पैसा मिलता है या आपको गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, ठीक है। सो these are the suppliers of the money. That is why money held by the government or by the banking system is not considered in the as is not to be included in the supply of money, क्योंकि ये तो आपके बेसिकली देखा जाए तो सप्लायर्स हैं, तो इनकी ये जो पैसा देते हैं, ये जो पैसा इनके पास है, वो आपको सप्लाई ऑफ मनी में यू विल नॉट इंक्लूड। दैट इज़ वाई स्टॉक ऑफ मनी इज़ अ that is why supply of money is a stock concept and not as a flow concept, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी इसीलिए आपका जो सप्लाई ऑफ मनी है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखना, पेपर में प्लीज़ आप ये रॉन्ग मत कर देना कि ये आपका जो है सप्लाई ऑफ मनी जो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.